प्यारे बच्चों, 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 ईजेड के प्रश्न नंबर 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 7 से पूर्व के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से 7 से पहले के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 में कह रहा कोई एक खंड कीजिए जिसमें का नंबर है समीकरण निकाय। देख रहे हैं 3 समीकरण दिए हैं को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमको इन दिए हुए समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न नंबर 7 के का में समीकरण निकाय में पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 3 जेड बराबर 0 और तीसरा समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। इन दिए हुए समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण के रूप में लिखेंगे। दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में ax = b के रूप में लिखने पर तो यहाँ पर a हमारा x y z के गुणांकों से बना आव्यूह होगा। देख रहे हैं पहले समीकरण में x y z के गुणांक क्रमशः 1, -1, 1 और दूसरे समीकरण में x y z के गुणांक लिखें 2, 1, -3 और तीसरे समीकरण में x y z के गुणांक लिख रहे हैं 1, 1 हैं और x चर से बना हुआ स्तंभ आव्यूह होता है। तो देख रहे हैं 3 चर हैं x, y, z और इक्वल टू b में हम राइट हैंड साइड में जो अचर पद दिए हैं उनसे निर्मित स्तंभ आव्यूह लिखते हैं 4, 0, 2। तो ये हमारा लिखने की आव्यूह समीकरण विधि है। अब हम सबसे पहले मॉड a का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर मॉड a अर्थात a के शार्डिक का मान ज्ञात करेंगे। मॉड a = यदि देखें पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे 1 इंटू देख रहे हैं 1 गुणे 1 1 मिल जाएगा माइनस 1 गुणे -3 माइनस पहले से है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर माइनस देख रहे हैं -1 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 2 गुणे 1 2 मिल जाएगा माइनस 1 गुणे -3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस फिर देख रहे हैं यहाँ पर 1 है इंटू 2 गुणे 1 2 माइनस 1 गुणे 1 1 सरल कर लेंगे। देख रहे हैं सरल करने पर 3 + 1 4 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 मिल जाएगा प्लस 3 2 5 5 1 कम 5 फिर 2 -1 1 और 1 1 का गुणनफल 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 + 4 + 1 5 4 9 1 10 तो मॉड a = 10 मिल जाता है। अब हम a के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। a के सह गुणनखंड A11 के लिए देखते हैं चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस क्रम से चिन्ह लगता है। A11 का चिन्ह प्लस मिलेगा और इस पहले अवयव के संगत उपसारिक लिखें। तो देख रहे हैं इसके संगत उपसारिक हमारा बन जाएगा 1 -3 1 1। इसको सरल कर लें तो देख रहे हैं 1 1 का गुणा 1 मिल जाएगा माइनस 1 और -3 का गुणा करेंगे -3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 3 = 4। इसके बाद A12 चिन्ह इसका माइनस मिलेगा और इसके संगत यदि हम उपसारिक लिखें तो देख रहे हैं 2 - 3, 2 - 3 और 1 1। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं माइनस 2 1 का गुणा 2 माइनस 1 -3 का गुणा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं -2 + 3 -5। A13 चिन्ह प्लस इसके संगत उपसारिक देखेंगे तो 2 1 और 1 1। सरल करेंगे, 2 1 कम 2 -1 1 कम 1, 2 से 1 घटाते हैं तो बराबर 1 के मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति के अवयवों के से गुणनखंड लिखेंगे। A21 इक्वल टू मिलेगा, चिन्ह इसका माइनस और इस अवयव के संगत उपसारिक देखेंगे तो -1 1 1 1। सरल करेंगे, -1 1 का गुणा -1 -1 1 का गुणा माइनस, देख रहे हैं 1 1 का गुणा 1 तो -1 -1 -2 और ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ये हमारा +2 बन जाएगा। अब A22 इसका चिन्ह देख रहे हैं प्लस मिलेगा और इस अवयव के संगत उपसारिक देखेंगे तो 1 1 और 1 1। इस प्रकार से सरल करते हैं तो देख रहे हैं 1 1 का गुणा 1 -1 1 का गुणा 1 1 - 1 0। A23 का मान लिखेंगे माइनस और इसके संगत यदि देखें तो इसके संगत उपसारिक हमारा मिलेगा 1 -1 और 1 1। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं -1 1 का गुणा करते हैं 1 माइनस, फिर 1 और -1 का गुणा किए -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से 1 + 1 2 और पहले माइनस लगा है तो -2 मिल जाएगा। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति के शेष गुणनखंड लिखेंगे। A31 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिल जाएगा और इसके संगत यदि हम उपसारिक लिखें तो -1 1 1 -3। सरल कर लेंगे, देख रहे हैं सरल करने पर -1 -3 से गुणा करते हैं तो 3 मिल जाएगा। -1 1 कम 1 3 - 1 = 2। इसके बाद A32 चिन्ह माइनस मिलेगा और इस अवयव के संगत उपसारिक देखें 1 1 और 2 -3। सरल कर लेंगे, -1 -3 का गुणा -3 -2 1 कम 2 तो -5 माइनस पहले लगा है +5 हो जाएगा। अब हम A33 चिन्ह प्लस मिलेगा और इस अवयव के संगत उपसारिक देखें, इस अवयव के संगत उपसारिक 1 -1 2 1। सरल कर लेंगे, 1 1 कम 1 -2 और -1 का गुणा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 2 = 3। तो इस प्रकार के ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह यदि हम लिखें, ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह C बराबर मान लेते हैं। तो देख रहे हैं इसमें पहली पंक्ति के सह गुणनखंड देख रहे हैं मिले हैं 4 - 5 1 4 -5 और 1। दूसरी पंक्ति के देखें तो दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंड मिल रहे हैं 2 0 -2 2 0 -2
और तीसरी पंक्ति में यदि देखें तो 2 5 3, 2 5 3। अब हम एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए इक्वल टू जानते हैं ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू सी डैश, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी 4 -5 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी 2 0 -2, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आता है। फिर हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। एडजॉइंट ए अपान मॉड ए मान रख देंगे। मॉड ए देख रहे हैं 10 मिला है, तो ये हमारा बन जाएगा 1/10 इंटू एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब हम आव्यूह समीकरण Ax इक्वल टू बी से यदि देखें, हमारा आव्यूह समीकरण Ax इक्वल टू बी से यदि हम x इक्वल टू लिखें तो x इक्वल टू मिल जाएगा A इनवर्स b। अब यहाँ पर A इनवर्स और b तथा x के मान रखने पर x हम देख रहे हैं x y z, A इनवर्स का मान मिला 1/10 इंटू 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, और b का मान देख रहे हैं b बराबर है 4 0 2। अब हम a इनवर्स और b का आपस में गुणनफल कर लेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह का आव्यूह के साथ गुणा करेंगे 1/10। फिर देख रहे हैं इधर से पंक्ति लेकर चलेंगे और इधर से हमको स्तंभ लेना है, तो 4 × 4 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 2। इसके बाद दूसरी पंक्ति में -5 × 4 प्लस 0 × 0 प्लस 5 × 2। अब तीसरी पंक्ति में 1 × 4 प्लस देख रहे हैं -2 × 0 -2 × 0 प्लस 3 × 2 3 × 2। इसको यदि हम सरल कर लें तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिलेगा बराबर 1/10 इंटू 4 चौक 16 प्लस 2 × 0 देख रहे हैं 0 मिल जाएगा, 2 दूनाई 4 -5 चौको 20 प्लस 0 × 0 0 5 दूनाई 10, और 1 और 4 का गुणनफल 4 -0 से गुणा होगा 0 प्लस 3 दूनाई 6। इस प्रकार से देख रहे हैं सरल करने पर बराबर 1/10 देखें 16 4 20 -20 प्लस 10 -10 और 6 प्लस 4 10। अब हम 10 से भाग दे देंगे, तो देख रहे हैं 10 से भाग देने पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी x y z इक्वल टू 10 से भाग देंगे 10 दूनाई 20 10 एकम 10 -1 फिर 10 एकम 10 प्लस 1। अब हम दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं x बराबर 2 y बराबर -1 और z बराबर 1। यही दिए हुए समीकरणों के अभीष्ट हल होंगे। उत्तर की जांच के लिए हम किसी भी समीकरण में यदि x y z के मान को रख दें तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, तो हमारे आंसर की जांच हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का खा। 7 के खा में देख रहे दिया है, कह रहा है यदि a बराबर देख रहे हैं आप भी a दिया है तो सत्यापित कीजिए a एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a i और a इनवर्स ज्ञात कीजिए।
तो देख रहे हैं 8 अंकों में प्रश्न आया है, इसमें भी हमको एडजॉइंट ए भी निकालना है और देख रहे हैं ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस दिए हुए आव्यूह के सारणिक का मान निकालेंगे, फिर ए के सह गुणनखंड, उसके बाद फिर एडजॉइंट ए और ए इनवर्स की क्रिया करेंगे। प्रश्न नंबर 7 का खा। 7 के खा में देख रहे हैं आव्यूह ए बराबर दिया है, आव्यूह ए इक्वल टू देखें पहली पंक्ति 1 3 3, दूसरी पंक्ति 1 4 3 और तीसरी पंक्ति 1 3 4। तो इसकी सहायता से हमको सबसे पहले ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मॉड ए का मान निकाल लेते हैं। मॉड ए इक्वल टू पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे 1 इंटू देख रहे हैं इसके संगत 4 गुणे 4 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक 9 माइनस 3 देख रहे हैं माइनस 3 और फिर 1 गुणे 4 4 मिल जाएगा माइनस 1 गुणे 3 3 फिर माइनस प्लस 3 1 गुणे 3 3 मिल जाएगा माइनस 1 गुणे 4 4 सरल कर लेंगे 16 से 9 घटाएंगे 9 7 16 और 7 1 का गुणा किए 7 मिल जाएगा। देख रहे 4 से 3 घटाते हैं 1 माइनस 3 का गुणा होगा माइनस 3 3 से 4 घटाएंगे माइनस 1 में प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 6 और 7 से 6 घटाएंगे 1 मिल जाएगा। अब हम ए के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ए के सह गुणनखंड इसके लिए सबसे पहले हम A11 का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं A11 इक्वल टू मिल जाएगा देख रहे हैं पहला चिन्ह हमारा प्लस का मिलेगा और इस पहले अवयव के संगत उपसारणिक देखें तो 4 3 3 4 इसको सरल कर लेंगे देखें 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक 9 16 से 9 घटाएंगे 7 मिल जाएगा। इसके बाद A12 चिन्ह माइनस और इसके संगत उपसारणिक देखें 1 3 1 4 1 3 1 4 सरल करेंगे माइनस 1 गुणे 4 4 माइनस 3 1 कम 3 4 से 3 घटाएंगे माइनस 4 से 3 घटाते 1 पहले माइनस लगा है माइनस 1 मिल जाएगा। इसके बाद A13 का मान देख रहे हैं चिन्ह प्लस मिलेगा और इसके संगत उपसारणिक देखें 1 4 1 3 सरल करेंगे तो देख रहे हैं 1 गुणे 3 3 माइनस 1 गुणे 4 4 3 से 4 घटाएंगे माइनस 1। अब हम A21 इक्वल टू मिलेगा चिन्ह देख रहे हैं इसका माइनस और इसके संगत उपसारणिक देखें 3 3 3 4 3 3 3 4 सरल करेंगे माइनस 3 चौक 12 माइनस 9 12 से 9 घटाएं 3 पहले माइनस लगा है माइनस 3। A22 चिन्ह प्लस सरल करेंगे इसके संगत 1 3 1 4 1 3 1 4 सरल किए देख रहे हैं 4 माइनस 3 बराबर 1। फिर A23 चिन्ह माइनस और इसके संगत उपसारणिक देखेंगे 1 3 1 3 और इसको यदि सरल करें तो देख रहे हैं 1 3 का गुणा 3 माइनस 3 1 कम 3 3 माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद A31 चिन्ह प्लस इसके संगत उपसारणिक देखेंगे 3 3 4 3
सरल करेंगे तो देख रहे हैं 3 3 का गुणनफल 9 माइनस 4 3 12, 9 से 12 घटाएं -3, 832 चिन्ह माइनस, इसके संगत उपसारिक लिखेंगे तो देख रहे हैं 1 3 1 3, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 1 3 का गुणनफल 3 माइनस फिर 1 3 का गुणा करेंगे 3, 3 माइनस 3 0 मिल जाएगा। 833 चिन्ह देख रहे हैं इसका प्लस मिलेगा और इसके संगत उपसारिक लिखेंगे तो इसके संगत उपसारिक में हमारा 1 3 1 4, सरल कर लें 1 4 का गुणा 4 माइनस 1 3 का गुणा 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। इस प्रकार से ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह यदि लिखें, ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह मान लीजिए b बराबर, अब हम ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति के मिले हुए 7 -1 -1, दूसरी पंक्ति में -3 1 0 -3 1 0 और तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं -3 0 -3 0 और 1। तो ये हमारा ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह मिल जाता है। अब हम एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं मॉड ए का मान 1 के बराबर मिला है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, देख रहे हैं एडजॉइंट ए बराबर मिलेगा एडजॉइंट ए इक्वल टू सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अर्थात बी डैश बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं पंक्ति स्तंभ का रूपांतरण हो जाएगा 7 -1 -1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति -3 1 0 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 0 1। तो ये हमारा एडजॉइंट ए मिल जाता है। अब हमको ज्ञात करना है, देख रहे हैं यहाँ पर जो हमको मान निकालना है कह ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई, ये हमको सत्यापित करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी है ए एडजॉइंट ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम ए एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे, देख रहे दिया है ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई, सबसे पहले हम ए का मान लिख लेते हैं। देख रहे हैं आप भी ए का मान दिया है 1 3 3, दूसरी पंक्ति 1 4 3, तीसरी पंक्ति 1 3 4 और फिर देख रहे हैं एडजॉइंट ए का मान मिला है 7 -3 -3, दूसरी पंक्ति है -1 1 0, तीसरी पंक्ति -1 0 1। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं गुणनफल में पहली पंक्ति और इधर से पहला स्तंभ लिखेंगे तो 1 गुणे 7 7 मिल जाएगा, प्लस 3 गुणे -1 3 और -1 का गुणनफल -3 मिलेगा, प्लस 3 गुणे -1 -3। इसके बाद इस पहली पंक्ति का अब हम दूसरे स्तंभ में करेंगे, 1 गुणे -3 करेंगे -3, फिर 3 गुणे 1 करते हैं 3 मिल जाएगा, प्लस 3 गुणे 0 0 हो जाएगा। अब हम तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 गुणे -3 -3, 3 गुणे 0 0 मिल जाएगा, फिर 3 गुणे 1 3 मिल जाएगा।
अब हम दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति 1 गुणे 7 7 मिल जाएगी, प्लस 4 गुणे -1 -4, प्लस 3 गुणे -1 -3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 1 गुणे 7 7 मिल गया, 3 गुणे -1 हम दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो 1 गुणे 7 7 मिल जाएगा, 4 गुणे -1 -4 और 3 गुणे -1 -3। अब इस दूसरी पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में करेंगे तो देख रहे हैं 1 गुणे -3 -3, फिर 4 गुणे 1 4 मिल जाएगा, 3 गुणे 0 0 मिल जाएगा। अब हम तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 गुणे -3 -3, फिर 4 गुणे 0 0 मिल जाएगा, 3 गुणे 1 3 मिल जाएगा। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति का आप तीनों स्तंभों में गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 गुणे 7 7 मिलेगा, 3 गुणे -1 -3, 4 गुणे -1 -4। आप दूसरे स्तंभ में करेंगे 1 गुणे -3 -3, 3 गुणे 1 3 मिल जाएगा, फिर 4 गुणे 0 0 मिल जाएगा। अब तीसरे स्तंभ में 1 गुणे -3 -3, 3 गुणे 0 0, 4 गुणे 1 4। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 7 -3 -3 -6, 7 से 6 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, -3 + 3 0, -3 + 3 0। इसके बाद देख रहे हैं 7 -4 -3 -7, 7 -7 कट करके 0 मिल जाएगा, 4 से 3 घटाएं 1 और देख रहे हैं 3 -3 0 हो जाएगा, -3 -4 -7 + 7 कट के 0 मिल जाएगा, 3 -3 कट के 0, 4 से 3 घटाते हैं 1। इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड का मान मिल जाता है। और राइट हैंड साइड में देख रहे दिया है, राइट हैंड साइड का मान है mod A I। प्रश्न की राइट हैंड साइड है mod A × I। तो देख रहे हैं mod A × I का मान लिखें। प्रश्न की राइट हैंड साइड है, देख रहे हैं राइट हैंड साइड में दिया है राइट हैंड साइड इक्वल टू mod A × I। I से तात्पर्य है इकाई आव्यूह। तो देख रहे हैं mod A का मान 1 के बराबर मिला है तो mod A का मान रख देते हैं 1 × I इकाई आव्यूह। देख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देख रहे हैं 1 से गुणा करेंगे तो हमारा यही आव्यूह मिल जाएगा। 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मान मिला था ठीक वही मान राइट हैंड साइड का मिलता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक पार्ट हमारा सत्यापित हो जाता है। अब हमको इसमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो अब हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। आगे देख रहे हैं प्रश्न में क्या और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसी में हम अब ए इनवर्स का मान निकालेंगे। हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान mod A और देख रहे हैं एडजॉइंट ए का मान मिला है तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है। अब हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो देख रहे हैं ए इनवर्स इक्वल टू यदि हम लिखें तो देख रहे हैं ए इनवर्स इक्वल टू मिल जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान mod A। क्योंकि देख रहे हैं mod A का मान 1 के बराबर आया है और एडजॉइंट ए हमारा दिया है। सबसे पहले mod A का मान रख लेते हैं 1/1। एडजॉइंट ए 7 -3 -3। दूसरी पंक्ति देख रहे हैं -1 1 0 और तीसरी पंक्ति है -1 0 1। देख रहे हैं 1/1 1 आया, 1 से गुणा करेंगे तो यही मान मिल जाएगा
तो इस प्रकार से ए इनवर्स बराबर लिखें तो ए इनवर्स बराबर 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। तो ये हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। देख रहे प्रश्न नंबर 8 में दिया है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा कोई एक खंड कीजिए जिसमें का पार्ट में सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो अब इसको हम हल करते हैं। देखिए, एक शंकु के अंतर्गत सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। और शंकु के अंतर्गत तेरा महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन। अब इसके अंतर्गत बेलन यदि इसमें हम नाम दे दें ए बी सी शंकु है, डी ई एफ जी, इसके अंतर्गत एक बेलन दिया है और यदि शंकु का हम शीर्ष लंब खींचें, मान लीजिए बिंदु ओ और ओ डैश हैं, ओ डैश, मान लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई यच है, माना शंकु की ऊंचाई सी ओ इक्वल टू यच है और इस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं यक्ष है। अब यदि हम देखें, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है और इस शंकु की ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। अब यदि हम त्रिभुज सी ओ डैश ई में देखें, समकोण त्रिभुज सी ओ डैश ई में देख रहे हैं ओ डैश ई बेलन की त्रिज्या है जिसको हमने यक्ष माना है और यदि इससे हम सी ओ डैश का मान निकालें तो देख रहे हैं सी ओ डैश अपान ओ डैश ई अर्थात आधार बटे लंब सी ओ डैश अपान ओ डैश ई इक्वल टू देख रहे हैं आधार बटे लंब कॉट थीटा मिल जाएगा। इस प्रकार से सी ओ डैश बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं ओ डैश ई बराबर यक्ष के है और पक्षांतर कर लेंगे तो गुणा में आ जाएगा यक्ष कॉट थीटा। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। अब यदि हम इस बेलन की ऊंचाई निकालें, बेलन की ऊंचाई इक्वल टू मिल जाएगी, देख रहे हैं चित्र में बेलन की ऊंचाई ओ डैश है, ओ डैश इक्वल टू मिलेगा सी ओ माइनस सी ओ डैश, दोनों का मान रख देते हैं। सी ओ देख रहे हैं एच के बराबर है तो एच माइनस सी ओ डैश बराबर समीकरण 1 में मिला है यक्स कॉट थीटा। इस बेलन की ऊंचाई को यदि हम कैपिटल एच के रूप में लिखें तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर मिल जाती है एच माइनस यक्स कॉट थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब हम चूंकि सिद्ध करना है कह रहा शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या। अब हमको यहाँ पर बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाना है। हम जानते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ इक्वल टू 2 पाई इंटू त्रिज्या इंटू बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना है। अब यहाँ आर और एच का मान रख दें और यदि बेलन का वक्रपृष्ठ का प्रतीक एस लिया जाए तो यस बराबर मिल जाएगा 2 पाई इंटू बेलन की त्रिज्या देख रहे हैं यक्स है इंटू ऊंचाई एच का मान मिला एच माइनस यक्स कॉट थीटा। इस यक्स का यदि हम अंदर ब्रैकेट के गुणा कर लें तो 2 पाई इंटू
एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर कॉट थीटा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू, देख रहे हैं 2 पाई अचर है इंटू एक्स, एच चूंकि हमने माना है एच अचर है, एक्स का 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x कॉट थीटा, क्योंकि थीटा शंकु के अंतर्गत अर्धशीर्ष कोण लिया गया है तो अचर पद होगा। तो इस प्रकार से मिल जाता है 2 पाई इंटू एच माइनस 2x कॉट थीटा। अब वक्र पृष्ठ के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम डी एस अपान डी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। फलन के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू 0, डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू 0। देख रहे डी एस अपान डी एक्स को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो ऐसी स्थिति में हमारा डी एस अपान डी एक्स देख रहे हैं मिला है 2 पाई इंटू एच माइनस 2x कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं 2 पाई पक्षांतर करेंगे 0 बटे 2 पाई 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से h बराबर मिल जाएगा h माइनस 2x बराबर कॉट थीटा या h बराबर 2x कॉट थीटा, या कह सकते हैं यहाँ से हम x का मान निकाल लें तो 2 पक्षांतर करके इधर बटे में मिलेगा और कॉट टेन के रूप में मिल जाएगा। तो x बराबर मिल जाएगा 1 बटे 2 h टेन थीटा। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। अब हम इस डी एस अपान डी एक्स का पुनः यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें, डी एस अपान डी एक्स का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एस अपान डी एक्स का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं डी एस अपान डी एक्स का जो मान मिला है, डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू प्राप्त हुआ है 2 पाई इंटू एच माइनस 2x कॉस थीटा। तो देख रहे हैं डी एस अपान डी एक्स बराबर है 2 पाई इंटू एच माइनस 2x कॉट थीटा। इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर एस अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई अचर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं h अकेला अचर है 0 मिल जाएगा माइनस 2 कॉट थीटा, x का 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 2 कॉट थीटा, गुणा कर लेंगे तो देख रहे हैं माइनस 2 से गुणा हुआ 4 पाई कॉट थीटा। अब हम x बराबर 1 बटे 2 कॉट थीटा पर निकालें, क्योंकि देख रहे हैं x का मान मिला है x बराबर हाफ h कॉट थीटा। तो x इक्वल टू 1 बटे 2 h कॉट थीटा पर डी स्क्वायर यस अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई। देख रहे हैं चूंकि x इसमें है ही नहीं तो यही मिल जाएगा माइनस 4 पाई कॉट थीटा। कह सकते हैं डी एस स्क्वायर एस अपान डी एक्स स्क्वायर का मान निगेटिव प्राप्त होता है और माइनस मान यह दर्शाता है कि दिया हुआ फलन x बराबर 1 बटे 2 एच कॉट थीटा पर महत्तम है। आता है बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है। अब देखिए यहां पर हमको सिद्ध करना है, प्रश्न में दिया है कि महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। जो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं शंकु की त्रिज्या,
शंकु की त्रिज्या का यदि हम मान निकालें तो देख रहे हैं त्रिभुज BOC में, समकोण त्रिभुज BOC में यदि हम देखें समकोण त्रिभुज BOC में हम देख रहे हैं यदि इसका हम tan थीटा लें तो tan थीटा बराबर मिलेगा लंब बटे आधार अर्थात BO अपान CO। जहां देख रहे हैं CO शंकु की ऊंचाई हमने h माना है, तो इस प्रकार से BO बराबर मिल जाएगा BO बराबर h tan थीटा। तो BO देख रहे हैं शंकु की त्रिज्या है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं बेलन की त्रिज्या x बराबर, चूंकि x बराबर है, x बराबर देख रहे हैं x बराबर 1/2 h कॉट थीटा मिला है, x बराबर 1/2 h tan थीटा है। यहां पर देख रहे हैं चूंकि बेलन की त्रिज्या x बराबर 1/2 h tan थीटा है, 1/2 h tan थीटा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x हमने बेलन की त्रिज्या लिया है, तो बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 इंटू h tan थीटा देख रहे हैं BO, और BO यदि देखें तो ये शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या। तो इस प्रकार से बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 गुणे शंकु की त्रिज्या, यही हमको सिद्ध करना था। यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, इस स्थिति में शंकु के अंतर्गत बने बेलन के वक्रपृष्ठ महत्तम होगा। प्रूव्ड। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 का खा दिया है, कह रहा सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x dx इक्वल टू π/8 log 2 सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 के खा में दिया है, 8 का खा है 0 से π/4 log बेस e 1 + tan x dx इक्वल टू हमको सिद्ध करके π/8 log 2 लाना है। तो देख रहे हैं हमको सिद्ध करके लाना है, यहाँ पर π/8 log 2 ये सिद्ध करके लाना है। तो मान लेते हैं इंटीग्रेशन I इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan x dx। अब इसमें सबसे पहले हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन I इक्वल टू मिल जाएगा 0 से π/4 log e 1 + tan π/4 - x dx। अब यहाँ पर हम tan a - b के फार्मूले से इसको तोड़ेंगे, इक्वल टू 0 से π/4 log e, ठीक है, 1 + tan a - b का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है tan a की जगह देख रहे हैं π/4 माइनस tan b की जगह x है, अपान 1 + a की जगह देख रहे हैं मिल जाएगा tan a - tan b अपान 1 + tan a हमारा π/4 है, इंटू tan b की जगह x है dx। अब हम tan π/4 का मान रख देते हैं, तो यही बन जाएगा 0 से π/4 log e 1 + tan π/4 1 माइनस tan x अपान 1 + देख रहे tan π/4 1 से मल्टीप्लाई किए tan x में, tan x मिल जाएगा dx। अब हम लाशा ले लेते हैं, तो 0 से π/4 log e, लाशा लेंगे 1 + tan x, तिरछा गुणा कर देंगे तो 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x dx। tan x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा
0 से π/4 log e, देखिए 1 + 1 2 अपान 1 + 10x dx। अब यहाँ हम log m अपान n का फार्मूला लगाएंगे। जानते हैं log m अपान n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, तो यही बन जाएगा 0 से π/4 log e2 dx माइनस 0 से π/4 log e 1 + 10x dx 1 + 10x dx। देख रहे हैं log e 0 से π/4 log e 1 + 10x dx, ये हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन i के इक्वल है। इसके स्थान पर चूंकि हमने i माना है तो हम i लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही बन जाएगा i इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं log 2 अचर है, बाहर कर लेंगे log e2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 बचता है 1 dx माइनस, ये हमारा इंटीग्रेशन i के बराबर है। अब इसके बाद इस माइनस i को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो i + i मिल करके 2i बन जाएगा। तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा i + i इक्वल टू 2i इक्वल टू log e2। एक का समाकलन करेंगे चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिलेगा। लिमिट 0 से π/4, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो log e2 π/4, पहले जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल टू लिखेंगे तो देख रहे हैं 2 इधर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में मिलेगा 1/2 इंटू π/4 log e2। इस प्रकार से देख रहे हैं बराबर मिल जाता है π/4 दूनाई 8 log e2। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था। इंटीग्रेशन i इक्वल टू π/8 log e2 इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कोई एक खंड कीजिए जिसपे का पार्ट में इंटीग्रेशन x² + x + 1 अपान x + 2 इंटू x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम प्रश्न नंबर 9 का हल करेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का 9 का देख रहे दिया इंटीग्रेशन x² + x + 1 अपान x + 2 इंटू x² + 1 dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस दिए हुए फलन की हम आंशिक भिन्न बनाएंगे। आंशिक भिन्न के लिए हम जानते हैं माना x² + x + 1 अपान x + 2 इंटू x² + 1 इक्वल टू, देख रहे हैं पहला गुणनखंड एक घाती है तो हमारा a अपान x + 2 प्लस दूसरा द्विघाती है तो इसके लिए रूल है bx + c के रूप में माना जाए अपान x² + 1। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने में राइट हैंड साइड में हम लाशा ले लेते हैं। तो लाशा में देख रहे हैं x + 2 इंटू x² + 1, तिरछा गुणा हो जाएगा x² + 1 का गुणा a से करेंगे तो देख रहे हैं ax² + a प्लस, अब इस x + 2 का bx + c से गुणा कर लेंगे। पहले हम x का गुणा दोनों में कर लेते हैं तो bx² + cx, अब इसके बाद +2 का गुणा करेंगे तो 2bx + 2c। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x² + x + 1 अपान x + 2 इंटू x² + 1। अब दोनों ओर का हर समान है, हर को कैंसिल कर देते हैं तो यही हमारा मिल जाएगा x² + x + 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड के अंश में हम समान घाती पदों को एक साथ कर लेंगे। ax² + bx² से फिर x² कॉमन कर लें तो a + b
यक्स स्क्वायर। अब यक्स की एक घात में देखें तो देख रहे हैं 2bx प्लस सी एक्स, यक्स कॉमन कर लेंगे तो 2b प्लस सी इंटू यक्स प्लस आचर पद देख रहे हैं a है प्लस 2c। अब हम दोनों ओर से तुलना कर लेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना की जाए, दोनों ओर से तुलना करने पर तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसके बाद एक्स की एक घात के गुणांक की तुलना करेंगे तो 2b प्लस सी इक्वल टू एक्स का गुणांक भी 1 है और अचर पद a प्लस 2c और देख रहे हैं इधर अचर पद 1 है। इस प्रकार से हमारे 3 समीकरण बन जाते हैं। अब इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं यदि समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 1 से यदि हम समीकरण 3 को घटा दें, देख रहे हैं दोनों में a का गुणांक समान है। तो समीकरण 1 से यदि 3 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस 3, a कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस 2c इक्वल टू इधर भी देख रहे हैं 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा या b बराबर 2c। अब इस b के मान को यदि हम समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 से तो यदि हम समीकरण 2 से देखें तो 2 में देख रहे हैं लिखा है 2b प्लस सी, 2b b की जगह 2c रख लेंगे प्लस c बराबर 1। तो 2 दुनाई 4c प्लस 1c मिल करके 5c बराबर 1 या c बराबर 1/5 मिल जाएगा। इस c के मान को यदि हम b बराबर 2c में रख दें तो इस प्रकार से b का मान मिल जाएगा, b बराबर देख रहे हैं 2c दिया है 2 इंटू c का मान 1/5, यही मिल जाएगा 2/5। आप समीकरण 1 से यदि देखें, समीकरण 1 में देख रहे हैं a प्लस बी बराबर 1 है। समीकरण 1 से समीकरण 1 में है a प्लस बी का मान देख रहे हैं 2/5 मिला है बराबर 1 या a बराबर लिखेंगे तो फिर देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा 1 माइनस 2/5 और 1 से 2/5 घटाएंगे तो a बराबर मिल जाएगा 3/5। तो ये हमारे ए बी सी के मान मिल जाते हैं। आप प्रश्न में हमने जो माना था वहाँ पर यदि इन मानों को रख दिया जाए तो फिर हमारा दिया हुआ प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा। देख रहे हैं हमारा प्रश्न दिया था इंटीग्रेशन, देख रहे हैं दिया था देख रहे हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू, ये हमारा दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यही हमने माना था। देख रहे हैं a अपान एक्स प्लस 2, a का मान मिला है 3/5, a की जगह हम 3/5 रख देंगे तो यही बन जाएगा 3/5 अपान एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, और b का मान देख रहे हैं b का जो मान मिला है b बराबर प्राप्त हुआ है। b का मान अगर देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं b बराबर 2/5, a बराबर 3/5 और c बराबर 1/5 है। तो b का मान 2/5 और c का मान 1/5, 2/5 x प्लस c का मान 1/5 बटे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इन दोनों पदों को हम अलग अलग कर लेंगे तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा इंटीग्रेशन 3/5 को अलग कर लेते हैं, 3/5 इंटीग्रेशन 1 x प्लस 2 dx प्लस, और यहाँ देख रहे हैं दोनों में 5 है तो 1/5 हम कॉमन करके बाहर यदि कर लें तो फिर ये मान मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं यही मान मिलेगा 3/5
1/x+2, इसका समाकलन करेंगे मिल जाएगा log x+2, इसके बाद प्लस 1/5, देख रहे हैं x² + 1 का यदि अवकलन करें तो 2x dx मिलेगा। यहाँ हम 2x को अलग कर लें तो 1/2x dx अपान x² + 1 अलग लिख लेते हैं, प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx को अलग कर लेते हैं। अब दोनों में हम समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, 3/5 log x+2 प्लस, देख रहे हैं इसमें x² + 1 को t मानेंगे तो 2x dx dt बन जाएगा, तो 1/t के रूप में मिलता है जिसका log t होगा, तो 1/5 log t, t देख रहे हैं x² + 1 है, प्लस 1/5 और 1/x² + 1 का मिल जाएगा tan 1x प्लस कांस्टेंट c। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इंटीग्रेशन I = 3/5 log x+2 प्लस 1/5 log x² + 1 प्लस 1/5 tan 1x प्लस c। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 9 का खा, 9 के खा का फर्स्ट पार्ट है x² + 16 + y² / 9 बराबर 1 से घेरा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 के खा का फर्स्ट पार्ट दिया है x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1। देखिए प्रश्न में कह रहा है x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे हमको घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं दिया हुआ दीर्घवृत्त की आकृति है, तो हम दीर्घवृत्त का इसमें चित्र बनाएंगे। तो देख रहे हैं इसके अनुसार यदि देखें, सबसे पहले इससे हम y का मान यदि निकाल लें तो देख रहे हैं x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1 है। यदि y² / 9 बराबर लिखें, पक्षांतर करेंगे तो 1 - x² / 16 या सरल करेंगे 16 लाशा मिल जाएगा, 16 - x², दोनों ओर का वर्गमूल ले लिया जाए और 9 को पक्षांतर कर दिया जाए तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा। y बराबर 9 इधर भाग में गुणा में आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और देख रहे हैं 16 का वर्गमूल 4 और इसमें अंडर रूट लग जाएगा 16 - x²। तो ये हमारा y का मान मिल जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 के रूप में है, जो कि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। तो यदि इसका हम आलेख खींचें, देख रहे हैं a का मान 4 और b का मान 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये इसका आलेख बन जाएगा। देख रहे हैं a डैश b डैश और ये मान लीजिए केंद्र O है। तो मूल बिंदु 0 0 और ये हमारा बिंदु 4 0, इधर देखें तो -4 0 मिलेगा, बिंदु B 0 3 और b डैश 0 -3। तो सममित में देख रहे हैं पूरा 4 बराबर भागों में बटा है। यदि हम चतुर्थांश OAB का क्षेत्रफल निकाल करके इसका 4 गुना कर दें तो फिर अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देख रहे हैं अल्प भाग dx, तो अभीष्ट क्षेत्रफल A बराबर होगा, A बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल निकाल के हम इसका 4 गुना कर देंगे तो कह सकते हैं 4 गुणे OAB में स्थित भाग का क्षेत्रफल y dx और लिमिट देखिए इसकी मिल जाएगी 0 से 4, लिमिट रख देते हैं। अब हम y का मान रख लें 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 4, y का मान देख रहे हैं दिया है 3/4 इंटू अंडर रूट 16 - x² dx।
यहाँ हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के समाकलन का सूत्र प्रयोग करेंगे। 4 देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए बराबर 3 अचर है, बाहर लिख लेते हैं। अब हम समाकलन करेंगे। समाकलन के लिए फार्मूला है हाफ यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 16 है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देख रहे हैं हाफ दोनों में होता ही है, हाफ ए स्क्वायर 16 है इंटू साइन इनवर्स यक्स अपान ए की जगह 4 है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 4, सरल करते हैं। देख रहे हैं यदि इसको सरल किया जाए तो a इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं 3 और बटे 2 दोनों में है, इसको भी कॉमन कर लेते हैं। अब हमारा लिमिट अप्लाई करेंगे। देख रहे हैं पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 4 इंटू अंडर रूट, फिर देख रहे हैं 16 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही बन जाएगा, प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 4/4। तो ये अपर लिमिट का हमने प्रयोग किया, माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखने में 0 से गुणा होगा, एक 0 मिल जाएगा। 0 इंटू अंडर रूट 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 0/4। सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर 3/2 इंटू पहला पद हमारा 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 4 से 4 काट देंगे, 1 मिलता है। और 1 हम जानते हैं π/2 का मान होता है साइन इनवर्स में, माइनस फिर देख रहे हैं 0 से गुणा है 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये हमारा दूसरा पद 0 के बराबर मिल जाता है। 2 से काट देंगे, 2 8 16, तो इस प्रकार से शेष बचता है 3/2 इंटू 8 पाई। 2 से 8 को काट देंगे, 2 चौको 8, इस प्रकार से 4 तिहाई 12 पाई वर्ग इकाई। ये अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 12 पाई वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं प्रश्न 9 खा का सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 9 के खा का सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है कि यदि e की पावर y इंटू 1 प्लस यक्स इक्वल टू 1, हमारा प्रश्न दिया है कि e की पावर y इंटू 1 प्लस यक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो इससे हमको सिद्ध करके लाना है d² y, ये हमको सिद्ध करना है d² y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले दिए हुए समीकरण में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं 2 फलन हैं। पहला फलन e की पावर y इंटू दूसरे का अवकल गुणांक 1 प्लस यक्स का करेंगे, 1 देख रहे हैं अकेला अचर है 0 मिल जाएगा, प्लस यक्स का 1, तो ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, प्लस दूसरा फलन 1 प्लस यक्स इंटू पहले का अवकल गुणांक। पहला देख रहे हैं e की पावर y का, e की पावर y इंटू वाई का करेंगे dy/dx इक्वल टू 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा। अब यदि हम सरल करें तो देख रहे हैं e की पावर y प्लस 1 प्लस यक्स इंटू e की पावर y dy/dx इक्वल टू 0, e की पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 देख रहे हैं, ये हमारे प्रश्न में दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो इस समीकरण नंबर 1 से यदि हम मान यहाँ पर रख दें, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर मिल जाएगा e की पावर y प्लस देख रहे हैं 1 प्लस यक्स इंटू e की पावर y, ये बराबर हमारा 1 के है, इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यदि हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ई की पावर y। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर y का करेंगे, ई की पावर y इंटू वाई का लिखेंगे dy बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं समीकरण 2 से माइनस ई की पावर y इक्वल टू डी बाई डी एक्स है, तो माइनस ई की पावर y का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से मान रख देंगे तो यही मिल जाएगा। देख रहे हैं यही मान हमारा मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है। कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही देख रहे हैं, यही हमको यहाँ सिद्ध करके लाना था। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 2 से मान रख लिया है। समीकरण 2 से मान रखने पर इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। प्रूव्ड। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।